नमस्कार, आप देख रहे हैं चौथा खंबा और मैं हूं राशिद अहमद खान। देश की सबसे मुश्किल परीक्षाओं में से एक है यूपीएससी, जिसके जरिए आईएएस और आईपीएस का सिलेक्शन होता है। लेकिन इन दिनों इस परीक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। क्यों उठ रहे हैं? महाराष्ट्र की एक आईएएस हैं, ट्रेनी आईएएस हैं पूजा खेड़कर। उनको लेकर देश में बड़ा तमाम बवाल हो रहा है। उनके जो सर्टिफिकेट हैं उस पर सवाल उठ रहा है। उनकी जो कार्यप्रणाली थी शुरुआत में ही उस पर सवाल उठे हैं। उन सवालों के जवाब हम तलाश करेंगे आज की चर्चा में। हमारे साथ मौजूद हैं भोपाल के जाने माने शिक्षाविद अभिषेक खरे जी हैं। स्वागत है सर आपका। नमस्कार सर, आपसे पहला सवाल मेरा यही है कि देश की जो सबसे मुश्किल परीक्षा है उसमें गड़बड़ी करना इतना आसान है कि पूजा खेड़कर जो है उसमें गड़बड़ी करके उसमें सिलेक्ट हो गई और ट्रेनिंग शुरू हो गई। देखिए राशिद भाई, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मुझे लगता है सिर्फ 2-3 परीक्षाएं अब देश में ऐसी बची हैं जिनके बारे में ये नहीं आया कि इसमें कोई घपला हुआ, घोटाला हुआ, पेपर लीक हुए। सिर्फ यूपीएससी इससे बची हुई है। जी। लेकिन इस तरह की ये जो है ये लूप लाइन से घोटाले होने लगे, ये थोड़ा सा रिस्की। मतलब कहीं ना कहीं कैंडिडेट ने कुछ लूप लाइन ढूंढ ली है यहाँ। जी। जिसमें सबसे ज्यादा मुझे लगता है ये सर्टिफिकेट वाला मामला है, और दूसरा जो विकलांगता वाला मामला है उसको ढूंढ लिया। विशेष तौर पे अगर हम पूजा खेड़कर की बात करें जी। तो इन्होंने तो 2 चीज मतलब गड़बड़ है इनकी, जो मुझे अभी पहली नजर में लग रहा है। पहला तो इनका विकलांगता का जो सर्टिफिकेट है वो एक अजीब से आश्चर्य वाला है। जैसे इन्होंने जो लगाया है वो मायोपिक डी जनरेशन वाला एक सर्टिफिकेट लगाया है, जो अहमदनगर जिला अस्पताल ने इन्हें जारी किया है। मायोपिक डी जनरेशन होता है कि जिसमें फ्यूचर में दूरदृष्टि रोग बढ़ता जाता है बढ़ती एज के साथ, और फिर दिखना कम होता है। लेकिन जहां तक मैं पढ़ रहा था कि वो अहमदनगर हॉस्पिटल ने केवल 7% विकलांगता बताई है, जबकि यूपीएससी में सिलेक्शन के लिए कम से कम 40% विकलांगता चाहिए। तो पहली चीज तो ये गड़बड़ है इनकी। दूसरा, जो इनका ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट है उसमें गड़बड़ है। कैसे? कि अब देखिए सारी लगभग रिपोर्ट बता रही हैं कि सालाना जो इनकी इनकम है, मतलब मैं बात करूं पूजा खेड़कर, पिताजी की नहीं कर रहा हूं, तो अब दोनों का अगर हम देखें तो इनके पिताजी जो दिलीप खेड़कर हैं, दिलीप खेड़कर की वार्षिक आय जो उन्होंने अपने अभी चुनाव में खड़े हुए थे उसमें बताई थी कि लगभग उनकी वार्षिक आय 30-40 मतलब शायद 20 करोड़ के आसपास उनकी वार्षिक आय है, मतलब प्रॉपर्टी की इनकम है, और वार्षिक आय उनकी 40 लाख के आसपास है। सेम 17 करोड़ इनकम है पूजा खेड़कर की और इनकी वार्षिक आय 48 लाख है। तो ऐसे व्यक्ति कैसे क्रीमी लेयर में आ गए, नॉन क्रीमी लेयर में आ गए, बड़े आश्चर्य की बात है। अच्छा, मैं आपको एक चीज और बताऊं, ये जो मैं प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं ये डीओपीटी की वेबसाइट में डली हुई है। पूजा खेड़कर के बारे में जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग है उसकी वेबसाइट में भी डला। तो मुझे समझ में नहीं आया कि फिर कैसे उनका सिलेक्शन हो गया, किसी ने ध्यान नहीं दिया। ये 2 गड़बड़ हैं। फिर अगर हम और बात करें और जो इनकी प्रॉब्लम है, तीसरी एक बड़ी प्रॉब्लम रही कि जब इनको सिलेक्शन के बाद इनको एम्स में मेडिकल के लिए बुलाया गया तो लगभग 6 बार इनको समय दिया गया। ये बार बार कोई ना कोई बहाना बनाती रही कि अभी मुझे कोविड है, अभी मुझे दूसरी प्रॉब्लम है, तो इन्होंने ये एम्स में गई नहीं पहले तो। फिर इसके बाद इनको जब लास्ट चांस दिया गया कि अब आपको फाइनल चांस दिया जा रहा है, आप एम्स आइए और अब एमआरआई कराइए और मेडिकल कराइए, तो इन्होंने आके ये गई और जाके उन्होंने जनरल टेस्ट तो कराया अपना, लेकिन एमआरआई कराने से मना कर दिया। एमआरआई कहीं और का पेश कर। हाँ, वो मैं बता रहा हूँ, वो प्रोसेस क्या वो भी समझा रहा हूँ। तो इन्होंने एम्स में मना कर दिया कि मैं एमआरआई नहीं कराऊंगी। तो एम्स ने अपनी रिपोर्ट यूपीएससी को दे दी कि भाई ये कैंडिडेट सूटेबल नहीं है, क्योंकि 5 से 6 बार बुलाने पे भी बड़ी मुश्किल में आया और वो भी एमआरआई कराने को मना कर रहा है। तो उन्होंने कह दिया। तो यूपीएससी ने इस बात को लेके इनसे जवाब मांगा पूजा खेड़कर। तो पूजा खेड़कर इस बात को लेके चली गई कैट में, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में। वहां जाके इन्होंने कहा कि मुझे प्रॉब्लम है, और इन्होंने अपनी एक क्लेस्ट्रोफोबिया नाम की बीमारी बताई, जिसमें सुरंगों से डर लगता है, किसी पर्टिकुलर अंधेरे से डर लगता है, किसी पर्टिकुलर संरचना में चले जाएं तो उससे डर लगता है। तो वहां पे गई और इन्होंने कहा कि हम एमआरआई नहीं करा सकते, इसके इक्विवेलेंट कोई और जांच करने के लिए आप बोल दीजिए, कैट को बोला कि आप आदेशित कर दीजिए एम्स को। तो ये कैट ने ये आदेशित करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जो स्पेसिफिक प्रोविजन है केवल आपको वही करना है।
तो इनके खिलाफ कैट ने आदेश पारित किया जी। तो ये इसके खिलाफ पहुंच गई महाराष्ट्र हाई कोर्ट, और महाराष्ट्र हाई कोर्ट में मतलब मुंबई हाई कोर्ट में पहुंची ये, और वहां जाके इन्होंने कहा, इनके एक वकील थे वैभव कुलकर्णी, वैभव कुलकर्णी के माध्यम से इन्होंने अपनी बात रखी और हाई कोर्ट से ये डायरेक्शन लेने में सफल हो गई कि अगर किसी व्यक्ति को क्लस्ट्रोफोबिया है तो आप उस लड़की से एमआरआई के इक्विवेलेंट कोई और टेस्ट करा लीजिए। ये आदेश किया बॉम्बे हाई कोर्ट ने, तो वहां से आदेश ले आएंगे। फिर ये वापस पहुंची कैट के और यूपीएससी के पास कि भाई ये आदेश है, हमको ये आदेश दिया गया। अच्छा, इसी बीच में इन्होंने एक काम और किया, ये किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से एमआरआई करा लाई और वो इन्होंने यूपीएससी में सबमिट कर दी। अब यहाँ पे दो चीज कि एक जगह वो कह रहे हैं कि मुझे एमआरआई से प्रॉब्लम है, मुझे क्लस्ट्रोफोबिया, और दूसरी जगह सेम वो टेस्ट भी करा के ले आई, सेम एमआरआई जो वो एम्स में नहीं कराना चाहती थी, प्राइवेट से करा लाई और उन्होंने वो डिपॉजिट कर दिया सर्टिफिकेट। अब यहाँ पे एक बड़ा आश्चर्य की बात है कि वो एक्सेप्ट कैसे हुआ। बिल्कुल, क्योंकि हाई कोर्ट ने ये तो बोला ही नहीं था कि आप एमआरआई एक्सेप्ट कर लो, उन्होंने बोला था कि कोई इक्विवेलेंट दूसरा कोई टेस्ट करा लो। बिल्कुल, ये उन्होंने दिया, डीओपीटी ने एक्सेप्ट किया और इनकी फिर ट्रेनिंग शुरू हो गई। बिल्कुल। अब ट्रेनिंग शुरू होने के बाद उसी प्रोसेस में ये पहुंच गई महाराष्ट्र। इनको पहली जो डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग होती है, देखिए यूपीएससी में क्या होता है, सिलेक्शन के बाद लबासना जाना पड़ता है यूपीएससी में, जब वहां पे ट्रेनिंग होती है तो उसका एक पार्ट है डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग। तो इनको डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग में भेजा गया। तो इन्होंने आने से पहले ही अपनी मांगें शुरू कर दी कि भाई मुझे केबिन दीजिए, मुझे कार दीजिए, मुझे प्यून दीजिए, वगैरह वगैरह इन्होंने शुरू कर दी डिमांड, जो कि ट्रेनिंग आईएएस के लिए नहीं मिलती हैं। मतलब ये बिल्कुल स्पष्ट आदेश है, किसी ट्रेनिंग आईएएस को नहीं मिलेगी, जो कलेक्टर डिसाइड करेगा उन्हें वो करना पड़ेगा। एक और इसमें बड़े आश्चर्य की बात है कि इनको किस तरह से इनके होम डिस्ट्रिक्ट, पूना इनका होम डिस्ट्रिक्ट है और पुणे में ही इनको ट्रेनिंग कराई गई। तो ये भी एक बड़ा आश्चर्य की बात है कि होम डिस्ट्रिक्ट कैसे मिला। आमतौर पे होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलता, होम स्टेट मिलता है लेकिन होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलता, वो भी इनको मिल गया। सेम डे अपनी प्राइवेट कार में लाल बत्ती लगा के पहुंच गई, जो कि एलिजिबल ही नहीं है उसके लिए, वो उन्होंने किया, और वो भी उस कार में जिसमें ऑलरेडी 17 फाइन है और 27,000 रुपए का जिसपे फाइन है, 17 इनके फाइन है। तो मतलब इस तरह की जो घटनाएं हैं वो हुई। फिर इनके साथ और प्रॉब्लम है, इनको नाम को लेके भी प्रॉब्लम हुई। कहीं इन्होंने कैट के एक आदेश में इनका नाम और एज मेंशन है, जो फर्स्ट आदेश आया था कैट का वो आया था 2020 में, उसमें इनका नाम मेंशन है पूजा दिलीप खेटकर और आयु इनकी लिखी हुई है 30 वर्ष। ठीक है। फिर 23 में जब कैट का सेकंड आदेश आया तो उसमें लिखा था पूजा मनोरमा दिलीप खेटकर और आयु थी इनकी 31 वर्ष। तो 3 साल में केवल 1 वर्ष आयु बढ़ी और नाम इन्होंने 2 बार चेंज कर दिया। ये भी एक बड़ा डाउटफुल है। तो ये भी एक चीज क्रिएट हो गई। मतलब देखिए, सिविल सर्विस जो रूल हैं इन्होंने लगातार वायलेशन किया हर चीज का। और इन्होंने देखिए, ये डॉक्टर हैं, एमबीबीएस किया हुआ है इन्होंने पूना के काशीबाई नेवले मेडिकल कॉलेज से, और उसके बाद इन्होंने दिल्ली में सर गंगाराम हॉस्पिटल में काम भी किया हुआ है। मतलब ये हार्मोन विशेषज्ञ हैं बेसिकली। तो उसके बाद भी इन्होंने बहुत सारी चीजों के रास्ते, लूप लाइन निकाल ली और उस चीज को समझ लिया। तो लगातार देखिए, अब इनके ऊपर जो ओबीसी नॉन क्रीमिलियर है वो एक प्रॉब्लम है, इनके होम डिस्ट्रिक्ट में कैसे इनको ट्रेनिंग दी गई वो एक प्रॉब्लम है, इनने लाल बत्ती का इस्तेमाल किया, जो सिविल सेवा अधिनियम है उनका वायलेशन किया। फिर इसके बाद अब लेटेस्ट ये है कि इन्होंने जो पूना कलेक्टर हैं हरीश दिवासे, उनके ऊपर ही हैरेसमेंट का एक आरोप लगा दिया। तो लगातार आप देखिए कि किस तरह से उन्होंने इस तरह वायलेशन किया। और वो मैं आश्चर्य कब करता हूं, इनके पिताजी खुद सिविल सर्वेंट रहे, बिल्कुल अच्छे सिविल सर्वेंट रहे, लेकिन उनके खिलाफ भी 2 बार वो करप्शन के आरोप में वो सस्पेंड हुए। माताजी दबंग हैं, अभी पकड़ी गई। तो मुझे लगता है ये पूरी फैमिली में ही दबंगता, ब्यूरोक्रेसी, नेतागिरी ये भरी पड़ी हुई है और इसी का इस्तेमाल इन्होंने किया। और होम डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग के कारण ये जरूरत से ज्यादा इन्होंने दबंगता दिखाई, जिसकी वजह से ये हाईलाइट हो गई। अदरवाइज ये मामला उभर के शायद नहीं आता और ये लूप लाइन से चलती रहती। अब मामला पूरी तरह से उजागर हो गया है, जो लूप होल्स हैं वो भी सामने आ गए हैं, कहाँ क्या गलती हुई है वो भी सामने आ गए। अब क्या हो सकता है? पूजा खेटकर क्या नौकरी जो है वो जा सकती है, जो उनको आईएएस मतलब ट्रेनी आईएएस तो हो ही गई है, क्या वो जा सकती है उनकी नौकरी, या क्या कुछ हो सकता है? मैं प्रोसेस बता, देखो अभी वर्तमान में क्या स्थिति है।
अभी फिलहाल पूजा खेड़कर को, चूंकि वो इस समय लबासना मैसूर में है, मैसूर के अंतर्गत ट्रेनिंग कर रही हैं, तो सारा कंट्रोल उनके पास है। तो उन्होंने इनको बोला है, अभी 17 तारीख को आदेश दिया है कि 23 तारीख को आप वापस मैसूर आइए, लबासना में रिपोर्टिंग करिए, और जब तक आपके खिलाफ जांच चलेगी आप यहीं पर रहेंगी लबासना में। यानी लगभग उन्होंने पहला राउंड में तो इनकी ट्रेनिंग अभी फिलहाल रोक दी। इसके पैरेलल हो रहा है डीओपीटी जो है, डायरेक्ट जो विभाग है हमारा पर्सनल और कार्मिक वाला पेंशन का, उनने इनके खिलाफ जांच शुरू कर दी है, और वो जांच इनके सर्टिफिकेट की भी जांच करेगा, इनके मेडिकल सर्टिफिकेट की भी जांच करेगा, ओबीसी के सर्टिफिकेट की भी जांच करेगा। तो जब तक वो जांच चलेगी तब तक वो लबासना में रहेंगे। 23 तारीख को उनको मैक्सिमम टाइम दिया गया है रिपोर्टिंग करने का। अब हो क्या सकता है, देखिए, अगर जांच इनके खिलाफ आई, इनके सर्टिफिकेट गलत पाए गए, तो इनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। इसके बाद आपराधिक प्रकरण भी दर्ज होगा, मतलब वो तो होगी, नौकरी तो जाएगी, आपराधिक प्रकरण दर्ज होगा और वो इनको सामना करना पड़ेगा। अगर इनने गलत सर्टिफिकेट लगाए, जैसा कि देखिए, एक सर्टिफिकेट जो अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से आया हुआ है, वो इनका मायोपिक डिजनरेशन का है कि उसमें दूरदृष्टि दोष इन्होंने बताया, वो भी 7%, लेकिन वो बोल रहे हैं कि सर्टिफिकेट हमने बनाया लेकिन 7% विकलांगता का, और यहाँ पे लगता है 40%। तो वो 7 से 40 कैसे हुआ, वो एक आश्चर्य का मामला है। दूसरा, इसके बाद उन्होंने एक यशवंतराव चव्हाण मेडिकल से हॉस्पिटल से पिंपरी चिंचवाड़ से एक और सर्टिफिकेट बनवाया था विकलांगता का, जिसमें इन्होंने गलत राशन कार्ड और गलत एड्रेस दिया हुआ है। तो वहां भी इनको प्रॉब्लम आने वाली है। तो ये इन्होंने कई तरह से अपने आप को फंसा लिया। अगर शांति से जॉब करती, बिना किसी हल्ले के जॉब करती, तो शायद ये चीज उभरती नहीं, लेकिन अब इन्होंने अच्छी तरह से अपने आप को फंसा लिया। और यहाँ मैं एक चीज और कहूंगा, देखिए, एक कहावत है अपने यहाँ कि जब मुसीबत आती है तो वो फिर इकट्ठी आती है। अब आप देखिए, लड़की को प्रॉब्लम हुई, सेम टाइम में इनकी माताजी को प्रॉब्लम हुई, आज ही गिरफ्तार हुई हैं, और पिताजी को भी अब सरकार ने बोला है, महाराष्ट्र सरकार ने, कि उनके खिलाफ भी जांच करेंगे। यानी अब इनकी प्रॉब्लम बढ़ने वाली इन फैमिली की। प्लस एक और मुद्दा है जो थोड़ा सा इनकी फैमिली से जुड़ा हुआ है। रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि इनके पूरी फैमिली के पास 110 एकड़ जमीन है, जो सीलिंग एक्ट का भी उल्लंघन है। तो कुल मिला के अब मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं आने वाले 1 महीने के अंदर ये फैमिली, पूजा, इनको परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। और अगर इनके सर्टिफिकेट गलत पाए गए, जो कि अब लग रहा है, क्योंकि इस स्थिति में, तो शायद नौकरी भी जाएगी और आपराधिक प्रकरण भी दर्ज होगा। सो मैं एक बात और जानना चाहता हूँ, यूपीएससी चयन में मानसिक तौर पे कैंडिडेट को पूरी तरह से फिट होना चाहिए। इन्होंने खुद जो सर्टिफिकेट दिया है उसमें बताया कि हम पूरी तरह से फिट नहीं है, हमें मानसिक तौर पर मल्टीपल डिसेबिलिटीज उन्होंने बोली है। तो क्या नियम क्या कहते हैं? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जिस तरह से देश की विभिन्न शासकीय नौकरियों में आरक्षण है, उसी तरह से यूपीएससी में भी आरक्षण है। उसमें विकलांगता भी होती है, SC, ST, OBC, EWS के साथ साथ विकलांगता के भी 2-3 प्रकार, और MD मल्टीपल डिसेबिलिटी के लिए भी आरक्षण दिया जाता है। तो वहां तो वो ठीक है। अब कौन सा व्यक्ति किस कैटेगरी में अप्लाई कर रहा है, ये देखना का काम जो डीओपीटी है, और डीओपीटी इसके लिए एम्स उनका सेंटर है मेडिकल के लिए, उनकी तरफ वो करता है, रिकमेंड करता है। अब मुझे लगता है कि जैसा मैंने अभी शुरू में आपको बताया कि इनको एम्स में रिकमेंड किया गया, फिर ये गई नहीं, फिर ये प्राइवेट सर्टिफिकेट ले आई कहीं से, वो वाला जो पार्ट है, उस पे मुझे लगता है यूपीएससी को और डीओपीटी को और ज्यादा स्ट्रिक्ट नियम बनाने चाहिए। वो मुझे एक लगता है लूप होल है, जिसकी वजह से ये हुआ है। बाकी रूल में है तो उन्होंने वो लगाया, तो वहां तो ठीक। जी, तो सर ने बहुत विस्तार से, तफसील से ये पूरा मामला, जो यूपीएससी के नियम हैं, क्या हो रहा है, क्या हुआ है और क्या हो सकता है, वो हमें जानकारी दी। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस तमाम जानकारी के लिए। हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।